आज मैं तुम लोगों को इस लड़की की कहानी सुनाऊंगा क्योंकि इसके साथ एक आदमी ने बहुत गलत गलत काम करे थे और अंत में जाके उसे खत्म भी कर दिया। अब जो ये किलर था वो इस केस से आराम से बच सकता था और उसके पकड़े जाने के चांसेस ऑलमोस्ट शून्य थे, बट अगेन उसने हक दिया और वो पकड़ा जाता है। मैं पूरा केस समझाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की से। इसका नाम था केटी और ये यूएस में रहती थी। अब उसके कॉलेज का समय चल रहा था और वो मिलती है इस आदमी से। इसका नाम था जो, और ये जो आगे चल के उसका बॉयफ्रेंड बनता है। केटी जो की फुल ऑन दीवानी बन चुकी थी और उसने अपने घर में भी ये बता रखा था कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ सक्स। जो का शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट केस में आगे वो केटी का काटने वाला है। नाउ एक दिन जो और केटी इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो अपने घर में एक हाउस पार्टी होस्ट करता है। अब पार्टी की शुरुआत होती है और जितने भी लोग यहाँ आए थे वो सब फुल ऑन एंजॉय मोड में होते हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई अपनी बंदी के साथ रोमांस कर रहा है। तो अब अगर सिंपल लॉजिक से देखा जाए तो केटी और जो को साथ में रहना था इस पार्टी में, पर मैंने बताया था ना कि जो है वो केटी का काटने वाला था। यही था वो मोमेंट, क्योंकि उस पार्टी में एक लड़की आई थी और जो को उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वो उस लड़की के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा। तो और क्या था, जो ने उस मौके का फायदा उठाया और वो उस दूसरी लड़की के साथ चुम्मा चाटी करने लगा। अब सिंपल सी बात है कि जो ने जो भी हरामी वाला काम किया ये एक रिलेशनशिप में एकदम अनएक्सेप्टेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पर इससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम की बात थी वो ये थी कि वो ये काम छुप छुप के नहीं कर रहा था। पार्टी में वो ये सबके सामने कर रहा था और सब ने देखा कि वहां क्या हो रहा है। अब ये सब चीज केटी ने भी देखी थी एंड शी वाज रियली मैड अबाउट इट। पर इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट भी था, क्योंकि पार्टी में जितने भी लोग आए थे ऑलमोस्ट सभी को पता था कि केटी और जो डेट कर रहे हैं। और सबके सामने अगर तुम्हारा जो मर्द है वो दूसरी औरत के साथ रोमांस कर रहा है तो ये एम्बैरेसिंग तो जरूर है बॉस। ये तुम्हें और दूसरे लोगों को ऐसा दिखाता है कि रिलेशनशिप में तुम्हारी वैल्यू जीरो है। तो अब केटी सीधा जाती है जो के पास एंड शी कन्फ्रंट्स हिम। और तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि जो अपनी गलती मानने के बजाय वो चूतिया वाले एक्सक्यूज देने लगा, लाइक हे ये सब गलती से हुआ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इस सिचुएशन को उस एंगल से मत देखो वगैरह वगैरह। पर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। केटी जो को मीठा मीठा गाली देती है और उस पार्टी से गुस्से में निकल जाती है। और जब जो को ये रियलाइज हुआ कि ही फक्ड अप तो वो केटी के फोन में बार बार कॉल करता है। पर जो प्रॉब्लम की बात थी वो ये थी कि केटी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपना बैग बिना लिए उस पार्टी से निकल गई और इसी बैग में उसका फोन भी था। तो जो क्या करता है वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें ये कहता है कि वो केटी को मनाने जा रहा है और वो उसे पार्टी में दोबारा लेके आने की कोशिश करेगा, और वो उस पार्टी से चला जाता है। अब कुछ समय बाद जो है वो इस पार्टी में दोबारा आता है, पर जो केटी थी वो उसके साथ नहीं आई थी। खैर जो ये पार्टी थी वो रात भर चलती है। अब अगले दिन की सुबह होती है और पार्टी में जितने भी लोग थे उन सबको फोन आता है, और ये फोन था केटी की मदर की तरफ से। उनका ये कहना था कि जो केटी है वो अब तक घर वापस नहीं आई है और बेसिकली वो केटी के बारे में पूछताछ कर रही थी। पर सबने यही कहा कि पार्टी के बाद केटी को किसी ने नहीं देखा। तो अब केटी की मदर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, तो थक हार के वो पुलिस के पास जाती है एंड पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। अब एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और दूसरी तरफ एक लोकल रेसिडेंट को एक डंपिंग एरिया से बहुत बुरी वाली स्मेल आ रही थी। तो जब इस डंपिंग एरिया को चेक करा गया तो वहां पर से उन्हें केटी की बॉडी मिली। ये बॉडी ऑलमोस्ट नेकेड थी और बॉडी पर बहुत सारे बर्न मार्क्स थे। बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और वहां पर से हमें यह पता चलता है कि केटी के साथ किसी ने बहुत गलत गलत काम करा था और केटी की मौत गला घोटने के कारण हुई। पर जब जो ये किलर था वो केटी का गला दबा रहा था तो केटी ने अपने बचाव में बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाए और इसी दौरान केटी ने उस किलर को बहुत ज्यादा जगह स्क्रैच किया और यहीं से पुलिस को बहुत सारे डीएनए सैंपल्स मिले। और केटी के बॉडी पर जो बर्न मार्क्स थे वो यही सजेस्ट करते हैं कि शायद जो किलर था वो एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा था। नाउ इतना सारा एविडेंस मिलने के बाद जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है।
तो सबसे पहले जो पुलिस है वो केटी की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हैं, विच वाज बेसिकली जो पार्टी थी। तो जो भी लोग उस दिन पार्टी को अटेंड करते हैं, पुलिस उन्हें न्योता भेजती है ये कहते हुए कि आप सब एक बार अपनी गवाही दीजिए और इसके साथ ही साथ अपने डीएनए सैंपल्स भी दीजिए। सब ने अपना डीएनए सैंपल दिया और किसी का भी डीएनए उस किलर के डीएनए से मैच नहीं हुआ। पर सबकी गवाही सुनने के बाद पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि जो था केटी का बॉयफ्रेंड, उसने उस दिन पार्टी में उसे चीट किया था। तो पुलिस का जो पहला शक है वो तो जो ही बनता है। वो जो से यही बोलते हैं कि भाई साहब आप एक बार पुलिस स्टेशन आओ और अपना डीएनए सैंपल दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर जो था वो अपना डीएनए सैंपल देने से काफी ज्यादा कतरा रहा था, वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था और वो पुलिस को यही बोलता है कि वो अपना डीएनए सैंपल नहीं देगा और अगर पुलिस को कुछ बातचीत करनी है तो वो उसके लॉयर से बात करे। और याद रखना कि ये यूएस है, लोगों को अपने राइट्स पता है। पुलिस को अगर जो का डीएनए सैंपल चाहिए था तो उन्हें जो की परमिशन चाहिए थी, जबरदस्ती वो ये काम नहीं कर सकते थे। तो अब जो पुलिस है वो एक टेढ़ा रास्ता चुनती है। तो देखो, इस पार्टी में जाने से पहले जो है वो केटी के घर आता है उसे पिक करने। ये दोनों केटी के बेडरूम में रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो पुलिस उस बेडशीट को उठाते हैं जहां पर ये काम हुआ था और यहीं पर से उन्हें जो के सैंपल मिल जाते हैं। और जब उन्होंने इस डीएनए सैंपल को मैच करने की कोशिश करी तो ये मैच नहीं होता। तो अब इस टेस्ट के बाद जो पुलिस है वो काफी ज्यादा शॉक्ड और काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जो का डीएनए सैंपल उस किलर से मैच कर जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो इनोसेंट था और उसका इस केस में कोई लेना देना नहीं है। तो अब पुलिस जो के पास जाते हैं और जो से यही बोलते हैं कि तुम्हारा डीएनए मैच नहीं हुआ और तुम इनोसेंट हो। पर फिर पुलिस जो से ये भी कहती है कि अगर तुम इनोसेंट थे तो पहले तुमने अपना डीएनए सैंपल क्यों नहीं दिया, हम दोनों का ही टाइम बच जाता। तो इसमें जो का ये कहना था कि पार्टी में जाने से पहले मैं और केटी रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और इसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे कि मेरे कुछ डीएनए सैंपल केटी के बॉडी में रह गए हो। और अगर ऐसा होता है तो मुझे ये डर था कि मुझे इस केस में जबरदस्ती ना फंसाया जाए और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज थोड़ी बहुत वैलिड भी लगती है। नाउ लेट्स आंसर द एलिफेंट इन द रूम। आखिरकार केटी के साथ ये सब किसने किया? तो जब पार्टी से निकलने के बाद केटी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी तो वो एकदम अकेली थी और इसी दौरान रास्ते में ये आदमी अपनी गाड़ी में घूम रहा था। इसका नाम था गैब्रियल। अब इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये बहुत ज्यादा थरकी था और जब उसने ये देखा कि केटी रास्ते में अकेली है तो उसके दिमाग में ईवल प्लान्स बनने लगे। वो केटी को किडनैप करता है और उसके साथ बहुत गलत चीजें करता है। अब जोश जोश में गैब्रियल ने वो सब तो कर ही लिया, पर अब उसे डर लगने लगा था क्योंकि केटी ने उसका चेहरा साफ साफ देख लिया और अगर वो केटी को जिंदा छोड़ देता तो वो सीधा पुलिस के पास जाती और पूरी जिंदगी गैब्रियल जेल में चक्की पीसता। और इसी चीज से बचने के लिए वो केटी को खत्म कर देता है। वो उसकी बॉडी को एक डंपिंग एरिया में फेंक देता है और उसकी बॉडी को थोड़ी बहुत जलाने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। और अगर हम इस केस में वापस आए तो इस वक्त तक ऑलमोस्ट पुलिस हार मान चुकी थी। उनके पास कोई ऐसा लीड नहीं था और कोई ऐसा सस्पेक्ट भी नहीं था। गैब्रियल को ऐसा लगने लगा कि उसने कानून का चूतिया बना दिया है और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ेगी। और यही वो मोमेंट था जब उसने हक दिया। अब केटी के केस को तकरीबन 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और जो गैब्रियल का कीड़ा है वो उसे दोबारा काटता है। तो वो क्या करता है, वो एक रैंडम लड़की के घर में घुस जाता है और ये लड़की केटी के केस से पूरी तरीके से अनरिलेटेड थी। अब जैसे ही इस लड़की ने ये देखा कि उसके घर में कोई अननोन आदमी आया है तो वो चुपके से अपने बाथरूम में जाके छुप जाती है और वहीं से पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाती है। इमीडिएटली पुलिस वहां आती है और गैब्रियल को अरेस्ट कर लेती है। उस दिन गैब्रियल उस लड़की के घर में क्या करने घुसा था ये किसी को नहीं पता, पर उसके ऊपर आर्म रॉबरी और इंटेंट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगते हैं। अब इसके बाद जो पुलिस है वो गैब्रियल का प्रोफाइल वगैरह बनाती है और इसी के लिए उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। पर गैब्रियल का डीएनए सैंपल देखने के बाद पुलिस तो हैरान थी क्योंकि उनके डेटाबेस में ऑलरेडी ये डीएनए सैंपल था जो केटी के केस से आया था। अब इसी चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस गैब्रियल के पास जाती है और उसे केटी की फोटो दिखाती है और वो इस चीज को इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है कि उसी ने केटी को मारा था और इसी काम के लिए उसे 69 इयर्स की सजा मिलती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस केस के बाद क्या हुआ। एक तो पुलिस को ये रियलाइज हो गया कि डीएनए कलेक्ट करना एक केस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी एक केस सॉल्व करते करते दूसरा केस भी सॉल्व हो जाता है, जैसा हमने केटी के केस के साथ देखा। तो इसी के कारण यूएस में एक नया लॉ पास हो जाता है जिसका नाम था केटी लॉ, जो बेसिकली यूएस की हर केस की जो फंडिंग है उसे बढ़ा देता है, ताकि जो पुलिस है वो डीएनए कलेक्ट करने के प्रोसेस को और भी ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा एक्यूरेट बना दे। और इसी के साथ जो केटी का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।